मोहम्मद अरशद जी क्लास 9। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 का फ्रिक्शन। तो जी स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 हमारा चैप्टर नंबर 3 टॉपिक है हमारा आज फ्रिक्शन। जी स्टूडेंट, आज हम फ्रिक्शन से रिलेटेड सीखेंगे। तो सबसे पहले हम गौर करते हैं कुछ एग्जाम्पल पर कि क्या आपने कभी गौर किया कि एक अगर बॉल मूव करती है, ग्राउंड के ऊपर अगर बॉल मूव करती है तो वो खुद ब खुद स्टॉप हो जाती है, या अगर एक साइकिल सवार है वो साइकिल चलाता है और पैडल लगाता है और साइकिल मूव करता रहता है, अगर वो पैडल लगाना छोड़ दे तो साइकिल भी खुद ब खुद स्टॉप हो जाता है। तो इन सारी बातों पे आज हम गौर करेंगे। तो इसी तरह स्टूडेंट, अगर हम तो डिस्कस करें इसी बॉल को या साइकिल की एग्जांपल को कि ये खुद ब खुद क्यों स्टॉप होता है, तो स्टूडेंट याद रखिए कि कुदरती तौर पे एक फोर्स एग्जिस्ट करती है जो कि मूव करती हुई बॉल को या मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को स्टॉप करती है। याद रखना, जो फोर्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ बॉडीज को स्टॉप ही नहीं करती बल्कि मूव भी करवाती है। अगर मूव करवाती है तो मूव करते हुए बॉडी को स्टॉप भी करती है। तो इट मीन वो फोर्स जो मूव करती हुई बॉल को या हरकत करता हुआ मूव करते हुए साइकिल को स्टॉप करने वाली फोर्स को हम फ्रिक्शन की फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन की फोर्स क्या होती है? ऐसी फोर्स होती है द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की फोर्स क्या होती है? जो हरकत करते हुए अजसाम की मोशन में मुज़ाहमत करने वाली फोर्स को फ्रिक्शन की फोर्स कहते हैं। तो जी स्टूडेंट, हम आते हैं बुक्स की तरफ और बुक के ऊपर हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन रीड करते हैं और इससे आगे हम मजीद एग्जांपल्स की मदद से इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, टॉपिक हमारा फ्रिक्शन। हैव यू नोटिस व्हाई अ मूविंग बॉल स्टॉप? क्या आपने नोटिस किया, कभी आपने गौर किया कि जो मूव करती है बॉल वो स्टॉप क्यों होती है? Why bicycle stop when the cyclist stop pedaling? अगर साइकिल सवार पैडल लगाना छोड़ दे तो साइकिल क्यों स्टॉप होती है? इसी तरह आगे लिखा हुआ नेचुरली देयर मस्ट बी सम फोर्स। कुदरती तौर पे एक फोर्स होती है दैट स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करती है। Since a force not only moves an object, क्योंकि हम जानते हैं जो फोर्स होती है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को मूव ही नहीं करवाती बट also stop moving object, और वो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी करती है। तो इसी तरह स्टूडेंट आगे उसने डेफिनेशन लिखी है द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। वो फोर्स जो मूविंग ऑब्जेक्ट की अपोजिट करती है इज कॉल्ड फ्रिक्शन। उसको हम फ्रिक्शन की फोर्स का नाम देते हैं। स्टूडेंट, इसी तरह आगे उसने मजीद इसको एक्सप्लेन किया हुआ है चंद लाइनों में। तो आप लिख सकते हैं फ्रिक्शन इज अ फोर्स। फ्रिक्शन क्या है? एक ऐसी फोर्स है दैट कम्स इनटू एन एक्शन एज सोन एज बॉडी इज पुश और पुल ओवर अ सरफेस। स्टूडेंट, अगर हम किसी भी बॉडी को सरफेस के ऊपर पुश या पुल करते हैं तो जो एक्शन की शक्ल में एक फोर्स प्रोड्यूस होती है उसी को हम फ्रिक्शन का नाम देंगे। स्टूडेंट आगे लिखा हुआ है इन अ केस ऑफ सॉलिड्स। अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अब मिसाल के तौर पे हम 2 ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। अगर हम 2 ऑब्जेक्ट लें तो उसकी मोशन को डिस्कस करें तो उनके दरमियान में जो फ्रिक्शन की फोर्स होती है वो मुख्तलिफ फैक्टर पे डिपेंड होगी। मिसाल के तौर पे अगर हम उसकी नेचर पे डिपेंड होगी। सरफेस डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट सरफेस के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी डिफरेंट होगी। मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं, हम अपने हाथ की हथेली को मुख्तलिफ सरफेस के ऊपर मूव करवाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम मूव करवाएं, यही जो हमारे हाथ की हथेली है, हमारे सामने बोर्ड लगा हुआ है, इसके ऊपर हम इसको मूव करवाएं तो हमें एक फोर्स का एहसास होगा या इसकी मूवमेंट में एक रुकावट करने वाली फोर्स होगी। इसी अगर हम टेबल को इसी
हाथ को एक टेबल के ऊपर हम मूव करवाएं तो तब भी हमें एक फोर्स का एहसास होगा, और इसी तरह अगर फर्श के ऊपर मूव करवाएं तब भी हमें इस हाथ की हथेली को एक फोर्स का एहसास होगा। इसी तरह अगर हाथ को कारपेट के ऊपर मूव करवाएं तब भी हमें एक फोर्स का एहसास होगा। अगर इसी हाथ को हम एक स्मूथ सरफेस के ऊपर मूव करवाएं तो तब भी हमें एक फोर्स का एहसास होगा। अगर हम ब्रिक की बात करें या मार्बल की बात करें तो अगर हम ब्रिक के ऊपर हाथ को मूव करवाएंगे तो तब भी हमें एक फोर्स का एहसास होगा। स्टूडेंट, डिफरेंट सरफेस के लिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो डिफरेंट होती है। तो जी स्टूडेंट, अगर हम बात करें कुछ ऑब्जेक्ट्स की तो याद रखना कि हर सरफेस परफेक्टली मुकम्मल तौर पर स्मूथ नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे हम 2 ऑब्जेक्ट्स लेते हैं जो कि परफेक्टली या पहले तौर पे स्मूथ हैं, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप की मदद से इन 2 सरफेस को मजीद गौर करें या मैग्नीफाई व्यू करके देखें तो उनके अंदर भी हमारे पास बीट्स या बम्प्स की शक्ल में उभार या रफ सरफेस का एहसास होगा या रफ सरफेस का हमें दिखाई देगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सरफेस है, ये एक सरफेस है स्टूडेंट, ब्लॉक है, इसके ऊपर हमने एक और ब्लॉक को रख दिया, इसके ऊपर हम एक और ब्लॉक को रखेंगे, तो स्टूडेंट ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक को रखा हुआ है। अब ये दोनों की एक सर्विस मिल रही है। हमने जो ब्लॉक लिए हैं वो स्मूथ ब्लॉक्स हैं। अगर हम जो कांटेक्ट इसकी सरफेस है उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो उन दोनों सरफेस में भी उभार या इसमें बिट्स और बम्प की शक्ल में आपको सरफेस नजर आएगी। अगर इसी को उसने बुक के अंदर इसको मैग्नीफाई करके एक व्यू दिखाया हुआ है, अगर इस पे हम गौर करें तो स्टूडेंट जो इनकी हमारे पास सरफेस हैं वो कुछ इस तरह आपको नजर आएंगी। इट मीन कुछ पॉइंट एक दूसरे से मिले हुए होंगे और कुछ पॉइंट एक दूसरे से मिले हुए नहीं होंगे। जो मिले हुए होंगे उनको हम एक खास नाम देते हैं जो कि कोल्ड वेड्स है, इसको हम कोल्ड वेड्स का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट याद रखना कि अगर एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर पड़ा है, जो जितना इसका वेट होगा उतनी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा और वही फ्रिक्शन की फोर्स एक प्रोवाइड करेगा। और एक ब्लॉक जितनी मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है या उससे जितनी मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो सकती है उसको हम फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम आमतौर पे एफएस से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें, एक और डेफिनेशन हम इसी टॉपिक से रीड करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो स्टूडेंट एक ब्लॉक इसके ऊपर फोर्स लगाता है तो रिएक्शन की फोर्स भी इसके अगेंस्ट होगी। एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा और इस तरह एक रिएक्शन की फोर्स होगी। अगर हम डिस्कस करें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को तो हमारे पास कोफिशिएंट फ्रिक्शन को हम माइक्रो से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम इन तीनों क्वांटिटी को आपस में रिलेट करवाएं तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। हम फोर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय रिएक्शन। तो ये हमारे पास क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला होगा। इसी तरह इसको मजीद हम रिएक्शन की फोर्स की वैल्यू पुट करते हुए लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। तो रिएक्शन क्या होगा, किसी भी बॉडी का रिएक्शन उसके वेट के इक्वल होता है। जैसे मैंने आपको बताया है जितना उसका वेट होगा वो उसका नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो आप बात करें पुट करेंगे इसमें एफ एस ओवर आर की जगह पे एम जी। तो अगर हम एफ एस की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट यही हमारे पास एक फार्मूला उसने बनाया हुआ है जिसको हम फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन
का नाम देते हैं। अब हम आते हैं बुक्स की तरफ, तो इन्हीं बातों को हम रीड करते हैं बुक से। स्टूडेंट लिखा हुआ फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट कम्स इनटू एक्शन एज सम एज बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड ओवर अ सरफेस। इन केस ऑफ सॉलिड, अगर हम सॉलिड की बात करें, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड अपॉन मेनी फैक्टर्स सच एज नेचर ऑफ टू सरफेस इज कंटेक्ट दैट प्रेसिंग फोर्स बिटवीन देम। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर टू सरफेस एक दूसरे के साथ कंटेक्ट हो रही हैं, मिल रही हैं, तो इनके दरमियान में भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डिपेंड मुख्तलिफ फैक्टर पे हो सकता है। तो स्टूडेंट लिखा हुआ है रब योर पाम ओवर डिफरेंट सरफेस। तो इसी तरह आप अपनी हथेली को मुख्तलिफ सरफेस के ऊपर मूव करवाइए या उसको रब करें, सच एज टेबल के सरफेस पे, और उसके बाद इसी तरह कारपेट की सरफेस पे, पॉलिश मार्बल सरफेस पे, ब्रिक्स पे, etc. यू विल फाइंड स्मूथर इज द सरफेस। तो आप इजीली आसानी से इन सरफेस में से जो स्मूथर सरफेस है उसको मालूम कर सकेंगे। जिसके ऊपर हम इजीली मूव कर सकें उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगी और वो सरफेस स्मूथ होगी। तो इस तरह हम मूव करते हुए अपनी हाथ की थैली को ये चीज फाइंड कर सकते हैं। इजी इट इज मूव यू पाम ओवर अ सरफेस, मोर ओवर हार्डर यू प्रेस योर पाम ओवर द सरफेस। तो स्टूडेंट एक बात और याद रखनी है, टेबल के ऊपर हमने अपनी हाथ की थैली को रखा है, अगर हम ऊपर से किसी फोर्स से इसको प्रेस करेंगे तो तब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। मोर डिफिकल्ट वुड इट टू बी मूव, व्हाई फ्रिक्शन अपोज द मोशन। तो फ्रिक्शन जो है वो मोशन की अपोज क्यों करती है, मुज़ाहमत क्यों करती है। नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। तो यही बात बच्चे पहले हमने की है कि जो कोई भी सरफेस होती है वो परफेक्टली मुकम्मल तौर पे स्मूथ नहीं होती। अ सरफेस दैट अपीयर ऑफ स्मूथ has pits and bumps that can be seen under a microscope। अगर हमारे पास कोई सरफेस स्मूथ हो, अगर हम उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो वो उसके अंदर बिट्स और बम्प्स की शक्ल में कुछ उभार या इसमें गड़े नजर आएंगे। shows in figure 3.17 shows two wooden blocks with their polished surfaces contact। तो हमारे पास ये उसने 3.17 डायग्राम का नाम उसने रखा हुआ है इसका। अगर हम इसको देखें तो टू वुडन ब्लॉक लिए, लकड़ी के टू ब्लॉक लिए जिनकी जो स्मूथ सरफेस है उनको मिलाया हुआ है हमने। तो स्टूडेंट लिखा हुआ है two wooden blocks with their polished surfaces contact, a magnified view of two smooth surface in contact shows the gaps and contact between them। तो अगर हम माइक्रोस्कोप्स की मदद से देखेंगे तो इन सरफेस के दरमियान भी हमें गैप नजर आएंगे और कंटेक्ट पॉइंट भी हमें नजर आएंगे। तो स्टूडेंट लिखा हुआ है द कंटेक्ट पॉइंट बिटवीन टू सरफेस फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ कोल्ड वेट्स। तो टू सरफेस के दरमियान जो कंटेक्ट पॉइंट होते हैं वो कोल्ड वेट्स बनाते हैं। ये डेफिनेशन आपने देखनी है। दिस कोल्ड वेट रेजिस्ट द सरफेस फ्रॉम स्लाइड ओवर ईच अदर। तो यही स्टूडेंट जो कंटेक्ट पॉइंट होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर जो सरफेस मूव करवाते हैं तो रेजिस्ट करते हैं मोशंस को। स्टूडेंट आगे लिखा हुआ है adding weight over a upper block increase the force pressing the surface together। तो इसी तरह स्टूडेंट अगर हम ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर कुछ फोर्स ऐड करें, प्रेस करें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगी इंक्रीज होगी। Hence increase the resistance, और रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। Thus the greater is the pressing force, pressing force को अगर हम greater करते जाएं, greater will be the friction between the sliding friction। तो sliding friction के दरमियान, sliding surface के दरमियान friction की force भी क्या होगी increase होगी। Friction is equal to applied force। याद रखना friction क्या होती है, applied force के equal होती है। That tends to move a body at rest, जो कि body rest से motion में हरकत देने के लिए होती है। इट इंक्रीज विद अप्लाइड फोर्स, इसको अप्लाइड फोर्स से इंक्रीज किया जा सकता है। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज टू अ सर्टेन वैल्यू। याद रखना स्टूडेंट फ्रिक्शन को हम एक खास हद तक बढ़ा सकते हैं। जी स्टूडेंट आगे लिखा है इट डज नॉट इंक्रीज बायॉन्ड दिस। तो एक खास हद तक, हद से ज्यादा हम इसको इंक्रीज नहीं कर सकते। The maximum value of friction is known as force of friction। तो जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। लिमिटिंग
फ्रिक्शन बोलते हैं, उसको हम एफएस से डिनोट करते हैं। इट डिपेंड ऑन नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करती है। नॉर्मल रिएक्शन को हम प्रेसिंग फोर्स भी बोलते हैं। बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट द रेशो, जी बच्चे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिख रहा है, इसको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। जिस तरह मैंने अभी इधर नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और साथ में इन दोनों के दरमियान में एक रिलेशन निकाला है और उसको हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का नाम दिया है। यही बात बुक के अंदर लिखी है। द रेशियो बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफएस के दरमियान रेशियो है एंड द नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान में जो रेशियो है इज कांस्टेंट, एक कांस्टेंट रेशियो होती है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का नाम देते हैं। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, हम इसको म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह नीचे स्टूडेंट फार्मूला बना हुआ है, म्यू इज इक्वल टू एफ एस ओवर कैपिटल आर। इसी तरह अगर हम आर को इधर मल्टीप्लाई करें तो एफ एस हमारे पास बन जाती है एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर, ये हमारे पास वैल्यू आती है। आगे उसने इसकी वैल्यू पुट की होगी। हाँ जी, इफ एम बी द मैस ऑफ ब्लॉक, अगर एम हम तस्वर कर लें ब्लॉक का मैस है, देन फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए तो जो रिएक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, एम जी के इक्वल होगा। स्टूडेंट हेंस तो एफ एस किसके इक्वल होगी, ये जो एफ एस है, तो स्टूडेंट इसी को हम आर की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू एम जी के इक्वल होगी। यही बात उसने लिखी है, इसको उसने 3.23 इक्वेशन का दिया हुआ है। स्टूडेंट आगे हम कुछ और बात करते हैं। ये था हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला। अगर हम ग्राउंड में चलते हैं तो जो ग्राउंड होता है वो स्लिपी होता है। जो स्लिपी ग्राउंड के ऊपर हमारा चलना स्मूथ सोल के साथ, जो वो शूज जिनका सोल जो है वो बिल्कुल स्मूथ है, जिनकी जो नीचे वाली हम मुख्तलिफ किस्म के जूते पहनते हैं, शूज पहनते हैं, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा। अगर पहले ऑब्जर्व नहीं किया तो अब आप गौर कर सकते हैं कि कुछ जो शूज होते हैं उनके नीचे से जो सोल होता है वो सरफेस होती है बिल्कुल स्मूथ होती है, और कुछ की जो सरफेस है वो उसके ऊपर कुछ उभार से बनाए होते हैं। वो इसलिए बनाए होते हैं ताकि ये ग्राउंड के साथ उस शूज की ग्रिप ज्यादा हो और हम स्लिपी ग्राउंड के ऊपर भी बआसानी चल सकें। तो स्टूडेंट यही बात उसने लिखी हुई है। या आपने देखा होगा जो एथलीट्स होते हैं, यानी जो खिलाड़ी होते हैं, उनके जो शूज होते हैं उनके नीचे से जो हमारे पास शूज होते हैं वो बिल्कुल उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी ज्यादा उभार बनाए होते हैं ताकि ग्राउंड के साथ उनकी ग्रिप ज्यादा हो और वो ग्राउंड में उससे गिरने का खतरा कम हो। तो यही बात इसमें लिखी हुई है स्टूडेंट। फ्रिक्शन इज नीडेड टू वॉक ऑन ग्राउंड, तो फ्रिक्शन जो है वो हमें जमीन के ऊपर चलने के लिए भी फायदेमंद है या जरूरत होती है। इट इज रिस्की टू रन ऑन अ वेट फ्लोर, तो हम गीले फर्श पे चलना हमारा मुहाल होगा, मुश्किल होगा। विद शूज, उन शूज के साथ दैट हैव स्मूथ सोल, जिनके सोल क्या है, स्मूथ है, प्लेन है नीचे से। एथलीट्स यूज स्पेशल शूज, जो एथलीट्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो स्पेशल शूज का इस्तेमाल करते हैं। दैट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्राउंड ग्रिप, जिनकी ग्राउंड ग्रिप ज्यादा होती है। सच शूज प्रिवेंट देम फ्रॉम स्लिपिंग व्हाइल रनिंग फास्ट, तो उनको ज्यादा तेजी के साथ दौड़ने में वो फिसलने से बच जाते हैं। व्हाट विल वी डू टू स्टॉप आवर बाइसाइकिल, तो हम अपने बाइसाइकिल को स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं, वी विल अप्लाई ब्रेक, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो याद रखना स्टूडेंट, जो साइकिल के व्हील होते हैं, उनके जो रिम होते हैं, उनके साथ ब्रेक लगाई होती है। ब्रेक के साथ जो ब्रेक होती है उसके ऊपर रबर पैड होते हैं। जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, जो रबर पैड रिम के साथ अटैच होते हैं, जब अटैच होते हैं तो रिम के अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं, उसकी मूवमेंट इस वजह से रुक जाती है। तो स्टूडेंट लिखा हुआ है वी विल अप्लाई ब्रेक, जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे द रबर पैड प्रेस अगेंस्ट द रिम
प्रोवाइड फ्रिक्शन। तो रिम के अगेंस्ट जो रबर पैड होंगे वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी। इट इज फ्रिक्शन दैट स्टॉप द बाइसाइकिल। ये फ्रिक्शन ही होती है जिस वजह से जो हमारा बाइसाइकिल है वो स्टॉप हो जाता है। जी स्टूडेंट, ये था हमारा एक फ्रिक्शन का टॉपिक, और इससे आगे सब टॉपिक लिखे हुए हैं कि एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन और डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शंस, और फ्रिक्शन को आगे मुख्तलिफ उसने फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है, जैसे रोलिंग फ्रिक्शन भी होती है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी होती है। इसके एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन होते हैं। इस तरह मुख्तलिफ टॉपिक्स जो है वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे।